चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। अब हमने जो एक मतलब कि हमने शिफ्ट नहीं देखा था, हमने इंक्रीज डिक्रीज देखा था, ठीक है। अब अगर शिफ्ट हो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में, तो हमारे प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें वो देखना है। चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। द अबव एनालिसिस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम was done by us under the ceteris paribus assumption, मतलब other things being constant. The facts of the real world, however, are such that the determinants of demand other than the price of the commodity under consideration like income, taste, preference, population, technology, prices of factors of production, etc. always change, causing shifts in demand and supply. Such shifts affects equilibrium, price and quantity. The four possible changes in demand and supply are increase in demand, decrease in demand, increase in supply, decrease in supply. तो ये चार केसेस होंगे, तो हमें इन सब पे क्या देखना है, हमारा शिफ्ट जो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे शिफ्ट होगा इन चारों पॉसिबल केसेस में. We will consider each of the above changes one by one. First is an increase in demand. एंड इंक्रीज इन डिमांड. देखो इसका डायग्राम बना हुआ है. अब इसके अंदर ये हमारा सप्लाई कर्व जा रहा है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है. यहाँ पर जो ये मीट करे ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया. अब हमने पहला चेंज क्या देखा है कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड कर्व में शिफ्ट जब होगा, ठीक है. तो डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई, यहाँ पर शिफ्ट हुआ. तो अब डिमांड कर्व डी से D1 हमारा डिमांड कर्व हो गया है. सप्लाई हमारा वही है, सप्लाई कर्व हमारा वही है, सिर्फ डिमांड में शिफ्ट हुआ. तो जब डिमांड में शिफ्ट हुआ तो अब हमारा डिमांड और सप्लाई कहाँ मीट करेगा, यहाँ पर मीट करेगा. तो इसकी वजह से प्राइस पे क्या चेंज आएगा, हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और हमारी क्वांटिटी, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो वो जो एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे ना, उसके अंदर यही पूछेंगे कि अगर डिमांड में शिफ्ट है इंक्रीज, तो फिर उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे और क्वांटिटी डिमांडेड में. तो सिंपल ना, इस चैप्टर को बहुत इजी है. आप क्या, अगर कोई भी आपसे चेंज पूछा जाए ना, आप उसका एक डायग्राम बना लो और उसका चेंज देख लो, ठीक है. तो इसके अंदर फिर चेंज क्या आएगा हमारा, प्राइस में इंक्रीज और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी इंक्रीज. फिगर 8, द ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड इज डी. हमने यहाँ पर डिमांड कर्व किसका लिया है, नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व लिया है. एंड द सप्लाई कर्व इज SS. एट इक्विलिब्रियम प्राइस OP, डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू OQ. नाउ सपोज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस एंड डिमांड कर्व शिफ्ट्स. हमें पता है कि हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है, जब ओन प्राइजेस में चेंज नहीं आता, उसके अलावा और बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आता है ना. डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने. तो यहाँ पर कि हम ऐसा ले रहे हैं कि सपोज इनकम इंक्रीज हो गई तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, है ना. डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ टू D1 एंड द सप्लाई कर्व रिमेन्स द सेम. We will see that on new demand curve D1 at OP price, demand increases to OQ2 while the supply remains the same, that is OQ, and there is excess demand in the market. जब हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और हमारा सप्लाई उतना का उतना ही रहेगा, तो ये सिचुएशन कैसी हो गई, एक्सेस डिमांड की. एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेज बोलते हैं, ठीक है. Since the supply is short of demand, price will go up. और ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, हमारा प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है. जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतनी की उतनी ही है, तो ऐसे सिचुएशन पे फिर हमारा प्राइस क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है. प्राइस विल गो अप. विद द हायर प्राइस, supply will also shoot up, generating an increase in the quantity supplied or an upward movement along the supply curve. अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होंगे तो
तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो सप्लायर्स होंगे वो ये सोचेंगे कि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, तो फिर उसकी वजह से जो सप्लायर्स होंगे वो भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज करने की सोचेंगे. अल्टीमेटली a new equilibrium between demand and supply will be reached. At this equilibrium point, OP1 is the price and OQ1 is the quantity which is demanded and supplied. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा सप्लाई भी देखो, पहले हमारा सप्लाई यहाँ फॉल करा था, इतनी क्वांटिटी थी, लेकिन इसकी वजह से हमारा सप्लाई भी फिर इंक्रीज हुआ ना, तो इसकी वजह से फिर हमारा सप्लाई और डिमांड कर्व यहाँ मीट करा. तो जब वो दोनों यहाँ मीट करे हैं तो हमारी अब नई क्वांटिटी कितनी आ गई है, Q से Q1 शिफ्ट हो गई है और हमारी प्राइस P से P1 शिफ्ट हो गया है. Thus we see that with an increase in demand there is an increase in equilibrium price as a result of which quantity supplied rises, as such quantity sold and purchased also increases. तो हमें शॉर्ट बस इसके अंदर ये बात याद रखनी है कि जब हमारा सिर्फ डिमांड कर्व में इंक्रीज शिफ्ट होगा तब हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज होगा और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी. ये एक लाइन याद रखनी है फॉर एमसीक्यू. ठीक है, अब नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन डिमांड में क्या है, डिक्रीज इन डिमांड में क्या है, द अपोजिट विल हैपन. ठीक है, यहाँ पर डिमांड कर्व है हमारा ये डी डिमांड कर्व है. अब बिकॉज चेंज इन अदर फैक्टर्स हमारा डिमांड कर्व क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ. लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ हमारा डिमांड कर्व. तो जैसे ही डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो अब हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया. तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस शिफ्ट हुआ तो हमारे ये फिर नया प्राइस क्या हो गया, P1, और हमारी नई क्वांटिटी क्या हो गई, Q1. तो हमें दूसरी चीज़ इसमें क्या याद रखनी है कि अगर हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा इफेक्ट क्या आएगा, प्राइस कम होगा और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होगी. The opposite will happen when demand falls as a result of fall in income while the supply remains the same. The demand curve will shift to the left and become D1 while supply curve remains as it is with the new demand curve D1 at the original price OP. OQ2 is demanded and OQ is supplied. As the supply exceeds demand, price will come down and quantity demanded will go up. A new equilibrium price of OP1 will be settled in the market where the demand OQ1 will be equal to the supply of OQ1. Thus, with a decrease in demand, there is decrease in the equilibrium price and quantity demanded and supplied. थर्ड केस क्या है हमारा, जब सिर्फ सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, सप्लाई में कैसा शिफ्ट, इंक्रीज इन सप्लाई. तो हमें कर्व शिफ्ट करके देखेंगे. कर्व शिफ्ट जैसे ही हुआ तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया. पहले कहाँ था, यहाँ था. इसमें क्या होगा, हमारा प्राइस तो कम होगा बट हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी. लेट अस नाउ अज्यूम दैट द डिमांड डज नॉट चेंज बट देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, से बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी. हमारी सप्लाई कैसे शिफ्ट कर सकती है, सपोज इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी. तो इसके अंदर क्या हुआ है, the supply curve SS will shift to the right and becomes S1. At the original equilibrium price OP, OQ is demanded and OQ2 is supplied. At the original price a surplus now exists. जब हमारी डिमांड उतनी ही रहती है और हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो हम उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सरप्लस. ठीक है, तो यहाँ पर अब जब सरप्लस है तो हमारा प्राइस क्या होता है, फॉल्स, और फिर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस. and the new equilibrium price of OP1 will be settled in the market where the demand OQ1 will be equal to the supply of OQ1. Thus, as a result in increase in supply and demand remaining the same, the equilibrium price will go down and quantity demanded will go up. तो ये चैप्टर जब रिवाइज करने बैठोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा इसको रिवाइज करने में, क्योंकि जो इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो बस एक ही लाइन का है, ठीक है. और अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तब भी अगर एक बार ये डायग्राम प्लॉट कर लोगे तो पता लग जाएगा प्राइस और क्वांटिटी में क्या शिफ्ट हो रहा है ना.
डिक्रीज इन डिमांड, सॉरी डिक्रीज इन सप्लाई। अब हमारा सप्लाई कर्व में क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। तो अब जैसे ही हमने सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा तो इसकी वजह से हमारे प्राइस में क्या चेंज आया, प्राइस हो गया राइज। क्या है, प्राइस हो गया राइज, प्राइस राइज हुआ। तो इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। Let us now assume that due to the obsolete technology there is decrease in supply. In the figure 11 the supply curve SS will shift to the left and become S1 S1। तो हमारा supply curve SS से S1 S1 at the original equilibrium price OP, OQ is the quantity demanded and OQ2 is quantity supplied. At the original price a deficit now exists. As a result, equilibrium price rises and the quantity demanded decreases. तो इसकी वजह से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हुआ और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। अ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 will be settled in the market where the demand OQ1 will be equal to OQ1. Thus, as a result of decrease in supply, that the prices will go up but the amount sold or purchased will go down। ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा, हमने 4 केसेस देखे। पहला इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड का वो क्या था, कंक्लूजन हमने क्या निकाला, इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस विल गो अप, क्वांटिटी विल आल्सो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल आल्सो राइज। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड में जस्ट इसका अपोजिट, प्राइस भी कम होगा और क्वांटिटी भी कम होगी। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, प्राइस तो कम होगा बट क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, प्राइस तो बढ़ जाएगा बट क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। अभी क्या हो रहा था, अभी या तो सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा था या तो सिर्फ सप्लाई में चेंज आ रहा था। अब हमें जो चेंजेस देख रहे हैं ना, वो अब दोनों में जब चेंज है, डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ चेंज है, तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा वो अब हमें देखना है। ठीक है ना, अभी देखो जैसे पहला चेंज मैंने लिखा यहाँ पर, इसके अंदर क्या हुआ कि ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, तो यहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों में चेंजेस लाने हैं, तो हमारा क्या इफेक्ट आएगा वो देखना है। तो अब पहला हमने चेंज क्या देखा कि जब सप्लाई में और डिमांड में दोनों इक्वल से चेंज आए, ठीक है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई इक्वल है जब, तब इक्विलिब्रियम लेवल हमारा क्या रहता है, देखो हाँ, ये हमारा जो ये प्राइस है ये सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है, प्राइस हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा कि जब चेंज इन डिमांड इक्वल है चेंज इन सप्लाई के, उस टाइम पर प्राइस तो हमारा सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, बट हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हो जाएगी इंक्रीज।
ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। आपने इसको लिख लो या तो साथ के साथ सारे चेंजेस, क्योंकि ना ये डायग्राम बनाई मतलब ठीक से है नहीं बुक में, और ये बहुत ही ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले डायग्राम दे के रखे हैं जो भी इसमें दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें हम, पॉइंट नंबर 2। सॉरी, ठीक है। तो दूसरे में क्या देखा हमने, यहाँ पर इंक्रीज बट दोनों में चेंज सेम, और दूसरे पॉइंट में भी दोनों में इंक्रीज, दोनों में डिक्रीज बट चेंज सेम। तो भी क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। जब हमारा चेंज सेम है बट दोनों चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं, प्राइस कांस्टेंट क्वांटिटी इंक्रीज, बट दोनों चीज़ें डिक्रीज कर रही हैं तो प्राइस कांस्टेंट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3। इसके अंदर हमें क्या देखना है, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, तो ऐसे इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई। तो अब क्या हुआ, पहले था हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ये, अब ये शिफ्ट हो गया है ये। ठीक है, तो तीसरा केस हमने देखा, डिमांड में भी इंक्रीज हुआ, सप्लाई में भी इंक्रीज हुआ, बट डिमांड में ज़्यादा से चेंज हुआ है और सप्लाई में कम से चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इंक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज और हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज, दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, यही MCQs आ सकते हैं। ठीक है, इसमें ना आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे कि मैंने बोला, डिमांड में ज़्यादा से चेंज आया है बट सप्लाई में इंक्रीज तो आया है बट कम से। तो जिसमें ज़्यादा चेंज आता है ना, उसकी तरफ हमारा जो कंक्लूजन निकलना होता है ना, वो उसकी तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो अब
अगर डिमांड में इंक्रीज आता जाएगा, डिमांड एक्सेस डिमांड होती जाएगी, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हमने क्या देखा था, शॉर्टेज की सिचुएशन होती है तो हमारे प्राइस लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो किसकी तरफ से आएगा, इंक्रीज इन डिमांड वाले की तरफ से आएगा। जो हमने देखो इंडिविजुअल केसेस पढ़े थे 4, और वो इंडिविजुअल केसेस में जो हमने 4 कंफ्यूजन्स निकाले थे ना, वो चारों इस पर भी अप्लाई करेंगे। और इस पर देखो सप्लाई में भी चेंज है लेकिन डिमांड में भी चेंज है, तो वो कंक्लूजन फिर कौन सा वाला निकलेगा, जिसमें चेंजेस ज़्यादा से है ना वो वाला कंक्लूजन फिर उस पर बैठेगा। ठीक है, और वैसे भी नहीं तो आप सिंपल डायग्राम भी बनाओगे तो आपको ये पता ही लग जाएगा। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ केस कौन सा होता है, व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो हमने फोर्थ केस क्या देखा, इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारा प्राइस लेवल क्या हुआ, डिक्रीज, और इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ हो गया हमारा क्वांटिटी इंक्रीज। ठीक है, ये 4 केसेस थे जहाँ पर दोनों चीज़ें या तो इंक्रीज हो रही है या दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमें वो वाले केस देखने हैं जहाँ पर एक चीज़ इंक्रीज होगी और एक चीज़ डिक्रीज होगी, तो वो वाले उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ये ना थोड़ा सा ठीक सा नहीं बना, मेरे को लगता है इसको और थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड इंक्रीज बट सप्लाई डिक्रीज। ठीक है, डिमांड इंक्रीज बट सप्लाई डिक्रीज। तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ये था, प्राइस ये चल रहा था, अभी प्राइस क्या हो गया है, ये हो गया है प्राइस। तो इसकी वजह से हमारे प्राइस में क्या चेंज आया, प्राइस हुआ इंक्रीज। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये चल रही थी, अभी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये आ गई, तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या आ गई, इंक्रीज पे। ठीक है, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज तो प्राइस भी बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी।
अब नेक्स्ट सिचुएशन 6, ये क्या बनाया मैंने, डिक्रीज इन सप्लाई, सॉरी डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई। तो इसके अंदर प्राइस लेवल क्या हुआ, डिक्रीज, और क्वांटिटी भी क्या हुआ, डिक्रीज। ठीक है, मैंने क्या बनाया, डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई। कहाँ पे देखा आपने, बुक में, इसके अंदर ये तो डिमांड इंक्रीज है ना, ये तो डिमांड डिक्रीज था ना। ठीक है, या तो मैं आपको लिखूँ, तो हमारी सिचुएशन हमने क्या, देखो अभी देखिए हमने डिमांड डिक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, तो इस पे प्राइस इफेक्ट क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस हो जाएगा डिक्रीज और क्वांटिटी हो जाएगी भी डिक्रीज। फिर दूसरी सिचुएशन होगी जब सप्लाई इंक्रीज होगी और डिमांड कम होगी, तो प्राइस लेवल हमारा डिक्रीज होगा और क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी। डिमांड जब होगी इंक्रीज और सप्लाई होगी डिक्रीज, लेकिन ये ज़्यादा से होगा, तो हमारा प्राइस लेवल पे इफेक्ट आएगा इंक्रीज और क्वांटिटी हो जाएगी इंक्रीज। डिमांड नहीं, सप्लाई जब होगी डिक्रीज और डिमांड होगी हमारी इंक्रीज, लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा से आएगा, तो हमारा प्राइस डिक्लाइन करेगा। हाँ नहीं, उल्टा बोल दिया, प्राइस हमारा राइज करेगा और क्वांटिटी हमारी डिक्लाइन करेगी। फोर्थ केस ये है ना, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस इंक्रीज और क्वांटिटी कम, ये आएगी। आप इन चारों के डायग्राम बनाओगे ना, तो ये आपका इफेक्ट निकलेगा। ये इफेक्ट लिख लो सारे। पहली बात देखो, एक बार अब दोबारा से देखते हैं सब कुछ। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा एक नॉर्मल सिनेरियो जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिमांड में शिफ्ट है या तो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में शिफ्ट है। ठीक है, ये 4 केसेस देखे। फिर उसके बाद हमें 4 केसेस वो वाले केसेस देखने हमें जब दोनों में शिफ्ट है लेकिन दोनों में सेम है चेंज, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। ठीक है, तो उसका हमने ये वाला कंक्लूजन लिख लिया। फिर उसके बाद हमें वो देखना है 4 केसेस जब हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमांड या तो ज़्यादा से या तो कम से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और फिर 4 केसेस हमें वो देखना है कि जब एक चीज़ कम हो रही है और एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, और एक चीज़ जब ज़्यादा से इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज़ कम से डिक्रीज हो रही है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये हमने ये सारे केसेस देखने हैं। तो इसके अंदर ना आप एक डायग्राम बना करके देख लेना एग्जाम में कि इफेक्ट क्या आ रहा है ना, वो डायग्राम से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर डायग्राम से पता लग जाएगा कि क्या इफेक्ट है।
अब एक बार ये रीड करते हैं पूरा। अब ये रीड करते हैं। टिल नाउ वी वर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज, रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना। टिल नाउ वी वर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज ईदर इन डिमांड और इन सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड एंड परचेज्ड. It sometimes happens that events shift both the demand and supply curve at the same time. This is not unusual in real life. Supply curve and demand curve for many goods and services typically shift quite often because of the continuous change in the economic environment. तो सबसे पहले हमने देखा जब सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई में सिर्फ एक में चेंज आएगा, लेकिन इन रियल लाइफ हमें तो ये यूजुअल केसेस में देखने को मिल सकता है ना, जहाँ पर ये दोनों कर्व एक साथ ही चेंज होंगे. During a war, for example, shortage of goods will lead to decrease in their supply, while full employment causes high total wage payments, which increase demand. What happens when the demand and supply curve shift in the same direction? We may discuss the effect of equilibrium price and quantity when both demand and supply increase simultaneously with the help of the diagrams in the नेक्स्ट पेज. तो जो हमने डायग्राम्स बना लिए, ठीक है. इन फिगर 12 अब हम इसकी बात कर रहे हैं. शोज साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड इट्स इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस. इन द फिगर ओरिजिनल डिमांड कर्व इज डी एंड सप्लाई कर्व इज एस एट ई इक्विलिब्रियम प्राइस, विच ओपी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओ क्यू हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. इन फिगर 12A शोज दैट इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन सप्लाई. दोनों में जब इंक्रीज सेम से होता है तो हमारा आंसर क्या निकलता है? प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है, बट हमारे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया है? हो जाता है, बढ़ जाता है. ये आपने अभी भी डायग्राम में बनाया था कि जब हमारा इंक्रीज और इंक्रीज इन सप्लाई और डिमांड दोनों सेम से चेंज हो रहा है तो हमारा प्राइस तो उतना ही है, बट हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है. इन फिगर बी shows that increase in demand is more than increase in supply. Increase in demand ज़्यादा है but increase in supply कम है. Hence the new equilibrium price OP1 is higher than the old equilibrium price OP. तो हमारा प्राइस में क्या आया चेंज? प्राइस हो गया इंक्रीज और साथ के साथ हमारी क्वांटिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज इसकी वजह से. फिर उसके बाद इन फिगर 12C shows that supply increases. सप्लाई हमारा जब ग्रेटर प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो और डिमांड हमारा कम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो तो हमारा प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है? प्राइस हो जाता है कम और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज. तो ये हमने तीनों केसेस देख लिए. What is the effect on equilibrium price and quantity when both demand and supply decrease? You can check it yourself with the help of the diagrams. We can summarize the two possible outcomes when the supply and demand curve shift in the same direction as follows. When both demand and supply increase, the equilibrium quantity increases, but the change in equilibrium price is uncertain. तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज, बट प्राइस हमारा अनसर्टेन. अब यहाँ पर अनसर्टेन क्यों लिखा है? यहाँ पर कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो हमें क्या बोली गई सिचुएशन कि व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज. बस इन्होंने ये बताया कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने से कौन इंक्रीज हो रहा है ना. जो हमने सिचुएशन देखी उसमें हमें पता था कि जो डिमांड का इंक्रीज है और जो सप्लाई का इंक्रीज है वो दोनों का चेंज सेम है. तो जब दोनों का चेंज सेम होता है तब प्राइस क्या होता है?
कांस्टेंट होता है, लेकिन जब डिमांड का चेंज ज़्यादा होता है प्राइस होता है ज़्यादा, लेकिन जब सप्लाई का चेंज ज़्यादा होता है प्राइस होता है कम। तो हमारा तीनों सिचुएशन पे अलग अलग प्राइस निकल के आता है, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग प्राइस निकल के आता है, लेकिन तीनों ही केसेस में हमारी क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब हमारा बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज होता है तब हम ये तो बोल सकते हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन हम प्राइस के बारे में हम नहीं बोल सकते जब तक कि हमें ये ना पता हो कि कितने से हमारा डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। व्हेन बोथ एंड डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, तब हमें ये तो पता है कि क्वांटिटी डिक्रीज होगी, बट हमारा अगेन प्राइस इज अनसर्टेन, क्योंकि वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कितने से डिमांड इंक्रीज होगी और कितने से सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है। What happens when demand and supply curve shift in opposite direction? फिर हमारा लास्ट वाला केस, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, we may discuss the effect on equilibrium price and quantity when the demand and supply curve shift in opposite direction with the help of the diagrams in the next page. तो सबसे पहले यहाँ पर in panel A देयर इज साइमल्टेनियस राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमारा डिमांड कर्व क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, और सप्लाई कर्व हमारा क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। हेयर इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। अब यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, लेकिन डिमांड ज़्यादा से बढ़ रहा है और सप्लाई कम से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों क्या करेंगे, राइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमारा पहले हमारा क्या था पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब ये हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो बेसिकली हमारा जो प्राइस है वो भी इंक्रीज करेगा और जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस क्या था, इन पैनल बी there is also a coincident rightward shift in demand curve and leftward shift in supply curve. Here the decrease in supply, अब यहाँ पर सेम चेंज है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन जो सप्लाई में चेंज है ना वो ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई का डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन डिमांड। तो इसकी वजह से हमारा प्राइस में क्या इफेक्ट आया, प्राइस हो गया इंक्रीज, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई, कम, ठीक है। क्या उससे मैच कर, जो अभी मैंने लिखवाया सही आ रहा है उससे, तो उसको ठीक कर लो एक बार। यहाँ पर जब मैंने ऐसा बोला कि इंक्रीज हुआ है डिमांड में ज़्यादा से और हमारा डिक्रीज हुआ है सप्लाई कम से, तो इसमें प्राइस इफेक्ट इंक्रीज होगा और क्वांटिटी इंक्रीज होगा, ये लिखा है ये वाला, ठीक है। दूसरा ये वाला केस है कि जब सप्लाई हमारा इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा से और डिमांड हमारा कम हो रहा है कम से, तो हमारा प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी कम होगा। ये कौन सा वाला केस है, सब मैंने कहाँ लिखा था, देख लेती हूँ एक बार। सप्लाई इंक्रीज ज़्यादा से, सप्लाई इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। अच्छा देखो इसमें और जो वो वाला पॉइंट है उसमें दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो चेंज है वो इक्वल से चेंज है, जो ये दोनों सिनेरियो है ना ये है कि इक्वल से चेंज है, और ये दोनों सिनेरियो ये है कि जहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई कम हो रही है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा से हो रही है और सप्लाई कम होना तब वो ज़्यादा से हो रहा है। इस वाले इस सेकंड केस में और इस वाले सिनेरियो में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो जो सेकंड पॉइंट लिखा है उसमें वो चेंज इक्वल से है और इसमें वो चेंज इक्वल से नहीं है। इसके अंदर सप्लाई ज़्यादा से ही कम बढ़ रही है और डिमांड कम से बढ़ रही है, वो है मतलब कि चेंज वहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर चेंज सप्लाई का ज़्यादा डिमांड का कम है, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। क्या कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार और बता देती हूँ। हाँ
ठीक है। और जो हमने भी सेकंड केस डिस्कस किया उसमें है दैट सप्लाई इंक्रीजेस इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन डिमांड। सप्लाई इंक्रीज बट चेंज दोनों में सेम है, प्राइस दोनों में इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज। देखो सप्लाई इंक्रीज ज़्यादा से, लेकिन यहाँ पर तो सप्लाई डिक्रीज ज़्यादा से है ना। तो इफेक्ट दोनों का सेम ही है। हाँ तो यहाँ पर और डिमांड, ठीक है, हाँ तो इफेक्ट दोनों का सेम आएगा, ठीक है। देखो जो इफेक्ट होता है ना वो किस पर डिपेंड करता है, वो उस पर डिपेंड करता है जो चीज़ हमारी ज़्यादा से चेंज हो रही होती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर अब यहाँ से बढ़ते हैं। इन जनरल ये तीनों डायग्राम्स, ये दोनों डायग्राम्स और ये तीनों डायग्राम्स तो समझ में आ गया ना, जो बुक में लिखा है उतना समझ में आ गया, ये तीनों डायग्राम्स और ये दोनों डायग्राम्स, ठीक है। वैसे भी बुक के बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक। In general, when supply and demand shift in opposite direction, we cannot predict what is the ultimate effect will be on quantity bought and sold. We can say that a curve that shifts disproportionately greater distance than the other curve will have disproportionately greater effect. वही बोला है यहाँ पर भी कि जो कर्व का शिफ्ट ज़्यादा से हमें देखने को मिलेगा, हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वी कैन समराइज द टू पॉसिबल आउटकम्स। व्हेन डिमांड इंक्रीजेज एंड सप्लाई डिक्रीजेज, द इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेज बट नथिंग सर्टेन, कि यहाँ पर हम क्वांटिटी पे क्या बताए वो नहीं पता, क्योंकि कितने से, इक्वल से चेंज है या फिर डिमांड का ज़्यादा से चेंज है या सप्लाई का ज़्यादा से चेंज है वो हमें नहीं बताया। इसलिए हम ये तो बोल सकते हैं कि प्राइस राइजेस, बट हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो नहीं बोल सकते। देन डिमांड डिक्रीजेज एंड सप्लाई इंक्रीजेज, इक्विलिब्रियम प्राइस तो फॉल करेगा बट हमारा वही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अनसर्टेन रह जाएगा। हर्ष कोई डाउट है किसी पॉइंट में आपको? अब देखो यहाँ पर एक ये है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चंस है। D1 and S1 आर ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब हमें ये इन्होंने बोला कि ये जो सेंटर वाले डिमांड और सप्लाई कर्व है ये हमारे ओरिजिनल है, ठीक। D2, D3, S2, S3 ये हमारे न्यू डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट 1, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 है। व्हाट पॉइंट ऑन ग्राफ इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम each change given in question number 1 to 4, ठीक है। फर्स्ट केस, assume x is a normal good, holding everything else constant, assume that income rises। जब इनकम राइज होगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें पता लगा कि डिमांड तो इंक्रीज होगी बिकॉज इनकम इज राइजिंग, एंड the price of the factor of production also increases। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ेगा, अगर सपोज करो वेजेस बढ़ जाएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई होगी डिक्रीज। व्हाट पॉइंट इन द फिगर अबव इज मोस्ट लाइकली टू बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब हमें ये देखना है कि ये हमारा ये जो 1 पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस ओरिजिनल है, तो डिमांड हुई इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हुई मतलब हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया D2 और सप्लाई हुई डिक्रीज, तो हमारा S3। तो जहाँ पर S3 और D2 मीट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है, 2। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, वी आर एनालाइजिंग द मार्केट फॉर गुड Z, द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट गुड Y डिक्लाइंस। क्या बोला गया, प्राइस किसी कॉम्प्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का हम एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या एग्जांपल हो गया, पेन एंड पेपर, ठीक है, कार एंड पेट्रोल, कुछ भी, जैसे हमने कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है,
ठीक, तो अब इसके अंदर हमें क्या बोला गया, एक गुड है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। जब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस होता है डिक्लाइन, तो डिमांड क्या यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, डिमांड हो जाती है इंक्रीज। ठीक है, वी आर एनालाइजिंग, हाँ वी आर एनालाइजिंग द मार्केट, द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड डिक्लाइंस, तो हमारे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हर्ष ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, एट द सेम टाइम देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एड। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो गया, तो इसकी वजह से सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हमें ये देखना है कि नया डिमांड कर्व क्या होगा, D2, और नया सप्लाई कर्व क्या होगा, S1। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया 7। नेक्स्ट, हेवी रेन्स इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग 2005 and 6 caused havoc in rice with the rice crop। तो हेवी रेन्स आने की वजह से हमारा राइस क्रॉप हो गया खराब। व्हाट पॉइंट इन द फिगर अबव इज मोस्ट लाइकली न्यू इक्विलिब्रियम, और कुछ हमें बताया नहीं गया। तो जब कोई क्रॉप ही खराब हो गया तो इससे हमारे सप्लाई क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, लेकिन डिमांड कुछ बताया नहीं हमें, तो डिमांड विल बी कांस्टेंट। तो मतलब कि हमें डिमांड कर्व तो वही रखना है जो हमारा D1 है, लेकिन हमें सप्लाई कर्व कौन सा वाला ले लेना है, यहाँ पर S3 ले लेना है। तो कौन सा पॉइंट निकल के आ रहा है, 3, तो इसका हो गया 3। नेक्स्ट, अज्यूम दैट कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइजेज ऑफ न्यू कार टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन नेक्स्ट ईयर। तो अगर प्राइजेस नेक्स्ट ईयर बढ़ने वाले हैं तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई में कुछ बोला नहीं गया, कांस्टेंट, तो अब क्या हो जाएगा, सब डिमांड इंक्रीज, तो डिमांड विल बी D2 और सप्लाई क्या होगी हमारी S1, तो हमारा 5, पॉइंट नंबर क्या आ गया यहाँ पर 5। ठीक, तो ऐसे ये नीचे भी कुछ एग्जाम्पल्स है, ये एक बार आप देख लेना। अगर और एक बार पूरा चैप्टर एक बार देख लो, अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ लो। ये क्या हुआ, ये मीटिंग लीव कैसे हो रखी है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग देखेंगे आप। कोई डाउट? ये वाले ये वाले हाँ, बी वाला सप्लाई, जो आप पैनल बी का जो एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है डिक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड। इस वजह से कंफ्यूजन होती है। क्या क्या, दोबारा बोलो। आप नीचे लाइन पढ़ो पैनल बी की, डिक्रीज इन सप्लाई इज लार्ज रिलेटिव टू इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन सप्लाई इज मोर, हाँ, और आपने इंक्रीज इन सप्लाई, अच्छा हाँ, ओ हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, और इंक्रीज इन डिमांड। हाँ हाँ जी, S1 तो डिक्रीज हो रहा है ना, और इंक्रीज डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
इसमें कितने यूनिट्स बचा है, एक और यूनिट बचा है ना इसमें, फिर नेक्स्ट चैप्टर तो नेशनल इनकम है। यूनिट तो देख रहे हैं बस, प्राइस एक- ऑफ डिटरमिनेशन। हाँ